हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। हमने चैप्टर 6 को बीच में ही छोड़ रखा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे रिवोल्ट्स को समझा था। आज के सेशन में हम और फर्दर रिवोल्ट्स को जानेंगे। आज के सेशन में पलामू रिवोल्ट, पोलीगार रिवोल्ट, भिवानी रिवोल्ट और भी बहुत सारे रेबेलियंस के बारे में जो अलग अलग रीजन्स में हुए थे उनको समझेंगे। चैप्टर 6 स्पेक्ट्रम चल रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है स्पेक्ट्रम का। इसके बाद 1857 को हम लोग समझेंगे। पहले 1857 से पहले कौन कौन से रिवोल्ट्स अलग अलग रीजन में हुए थे वो हम सब लोग जान रहे हैं। अभी मैं आप लोगों की दोस्त पायल गुप्ता। आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हर किसी रीजन की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना और आसान हो जाए। और अगर मेंस में अगर हम लोग लोकेशन वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो हम लोग उसी लिहाज से पढ़ेंगे कि देखते हैं पलामू कहाँ है। देखो, ये झारखंड का आप लोग मैप देख रहे हो और झारखंड के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया जो है इसको पलामू नाम दिया है। ये झारखंड का एक जिला पलामू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए एस्पिरेंट्स, यहाँ पे जो यहाँ के किंग थे उनकी डेथ हो जाती है 1783 में। और डेथ के बाद यहाँ पे एक नए राजा जो है वो उस राजगद्दी को संभालते हैं जिनका नाम था चूड़ामन सिंह। अब चूड़ामन सिंह जो है क्या करते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस को इम्पोज कर देते हैं। अब इस समय बहुत सारे अलग अलग काम तो है नहीं। अब काम मेनली क्या रह जाता है, काम रह जाता है मेनली फार्मिंग का, यानी टेनेंट्स लोग ज़्यादा थे। मैं एक बार पेन चेक कर लूँ, हाँ जी, मतलब टेनेंट्स लोग ज़्यादा थे। फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे था, लैंड लॉर्डिज्म यहाँ पे था। जो किसान लोग थे, छोटे किसान लोग थे, वो ऑलरेडी परेशान रहते थे लैंडलॉर्ड्स की वजह से, बहुत बड़े डेट ट्रैप की वजह से। ये चूड़ामन सिंह क्या करते थे, ये अंग्रेजों के अधीन थे। इनके ऊपर कौन बैठे हैं, इनके ऊपर ब्रिटिशर्स बैठे हैं। ब्रिटिशर्स इनको फोर्स कर रहे हैं कि हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, हमको इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, हमको इसलिए पैसा चाहिए। अब चूड़ामन सिंह क्या करेंगे, ये लोग नीचे टेनेंट्स के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस को इम्पोज कर देते हैं। और ये जो टेनेंट्स हैं ये चूड़ामन सिंह से खफा हो जाते हैं। और इन्हीं के ही अंदर एक चेरो जाति यहाँ पे है। चेरो जाति के जो चीफ हैं जिनका नाम है भूखान सिंह, 1800 के अंदर रिवोल्ट कर देते हैं, रेबल कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। किसके अगेंस्ट? चूड़ामन सिंह के अगेंस्ट, ब्रिटिश की पॉलिसी के अगेंस्ट, और जो ये इतना ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम फैला रखा था चूड़ामन सिंह ने उसके अगेंस्ट। कौन करते हैं? भूखान सिंह। भूखान सिंह कौन है? चेरो चीफ है। चेरो क्या है? चेरो एक जाति है यहाँ की पलामू रीजन की। पलामू कहाँ है? झारखंड में है। इन सब चीज़ों को आप याद रखोगे। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस पूरे इंसरेक्शन को यानी इस पूरे रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए पलामू और सरगुजा, सरगुजा भी बिल्कुल पास में इनके जगह पड़ती है, एक पलामू के पास ही सरगुजा है। पलामू और सरगुजा के अंदर जितने भी रेबेलियंस उठ रहे थे उनको सप्रेस करने के लिए कॉलोनल जोन्स को यहाँ पे 2 साल के लिए भेजती है। 1802 में भूखान सिंह की डेथ हो जाती है और जो ये इनका रेबेलियन था, जो इनका इंसरेक्शन था, वो शांत हो जाता है, क्योंकि जो लीडर था इस पूरे युद्ध का, इस पूरे रेबल का, वो ही मर जाता है 1802 में। और ये जो पलामू रिवोल्ट था ये समाप्त हो जाता है 1800 से 1802 के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवोल्ट हमें पढ़ना है वो है पॉलीगार। देखिए, आप जब छोटी क्लास की भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, 6, 7, 8 क्लास के अंदर भी ये पॉलीगार शब्द आ रहा है। वहां पे क्या कह रखा है कि साउथ इंडिया के अंदर जो किसान लोग होते हैं, साउथ इंडिया के अंदर जो फार्मर लोग होते हैं, उनको पॉलीगार कहते हैं। कुछ किताबों में आप देखोगे पॉलीगार एक अलग से कास्ट सिस्टम ही बना रखा है, मतलब कि मैं कहूँ कि एक जाति ही पॉलीगार बना रखी है। कुछ लोगों ने एक सोशल ग्रुप पॉलीगार बना रखा है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, पॉलीगार क्या है, साउथ इंडिया से रिलेटेड है। साउथ इंडिया से कुछ कृषि से संबंधित लोग हैं, एग्रेरियन फैमिली से रिलेटेड कुछ लोग हैं जिनको पॉलीगार कह रहे हैं। और ये पॉलीगार रिवोल्ट करते हैं 1795 से 1805 में। देखिए, 3 बार ये रिवोल्ट चलेंगे। पहला रिवोल्ट जो चल रहा है आप लोगों का, जो पहला रिवोल्ट चलेगा वो 1795 से 1799 के बीच में चलेगा। फिर जो दूसरा रिवोल्ट चलेगा वो 1800 से 1802 के बीच में चलेगा। और जो तीसरा रिवोल्ट चलेगा वो 1802 से 1805 में चलेगा। और इन तीनों के ही फेजेस के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे। पॉलीगार्स कहाँ के हैं? पॉलीगार्स को और क्या नाम कह रहे हैं? पलाया करगल, ठीक है। तो कुछ भी प्रीलिम्स के अंदर शब्द दिखे तो आप समझ जाओ कि ये पॉलीगार्स की ही बातें कर रहे हैं और साउथ इंडिया की बातें हो रही है। इन्होंने 1795 से 1805 के बीच में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया था। मेन वजह क्या थी? मेन वजह वही जो आप लोग जानते हो, किसान एक ही वजह से
परेशान थे, इनके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा लागू किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, अलग अलग तरीके से इनको परेशान किया जा रहा था और इन्हीं सभी परेशानियों के खिलाफ ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे थे। मेन सेंटर इस रिवोल्ट का कहाँ था? तिरुनेवेली, जो तिरुनेवेली मतलब कि तमिलनाडु के पास ये रीजन है, ठीक है। फिर था ये रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई और नॉर्थ आरकोट। ये रीजन्स मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे हैं। ये आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी लाइट दिख रहा है ये मैप, लेकिन आप यूँ मान के चले जो ये वाला रीजन है, मैं पेन से कलर चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ, जो ये वाला आप लोगों का रीजन है नीचे बिल्कुल साउथ इंडिया के अंदर, जो ये वाला रीजन है जहाँ पे मुगल भी नहीं पहुँच पाए थे, ये वाला रीजन अभी पोलीगार्स का रीजन है जो हम बातें कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कभी मुगल्स भी नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स इस रीजन को अक्वायर करते हैं तो इन लोगों को अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट लगता है कि ये लोग जब जो मुगल एक इतनी स्ट्रांग पावर थी वो ही हमको कभी कैप्चर नहीं कर पाए, तो ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाले। तो इन लोगों की भावनाएं, इन लोगों की आहत जो भावनाएं हैं वो आहत इनको फील होती है कि हमारी फीलिंग्स पे, हमारी सॉवरेनिटी पे किसी ने चोट कर दी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 1781 में। जो नवाब ऑफ आरकोट है, आरकोट की लोकेशन भी आप लोग देख लीजिए एक बार, आरकोट की लोकेशन आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। ये आरकोट की लोकेशन है। जो आरकोट के नवाब थे, उन्होंने क्या किया, अपना ये इस रीजन का सारा मैनेजमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दिया। अब बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, युद्ध के अंदर बहुत सारी ट्रिटीज होती थी। ऐसे ही एक ट्रिटी के अंदर जो कार्नेटिक प्रोविंस के अंदर जो आरकोट रीजन आता था, इस रीजन को आरकोट के राजा ने, आरकोट के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस पूरे रीजन के अंदर अपना दबदबा जमाने लगती है और ये चीज़ें किसी भी तरीके से वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कभी मुगल्स भी नहीं पहुँच सके थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने आने की हिम्मत कैसे की। दिस अरेंजमेंट कॉज रिजेंटमेंट, इसकी वजह से वहाँ पे रिजेंटमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और आसपास की जितनी भी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज है उनको अपनी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा लगने लगता है। अब होता क्या है, सबसे पहले जो रिवोल्ट स्टार्ट होता है कंपनी के खिलाफ, पहली वजह क्या थी? टैक्सेशन की थी। मतलब पहली बार जब रिवोल्ट शुरू होता है 1795 के अंदर, ये टैक्सेशन की वजह से ये रिवोल्ट यहाँ पे होता है। टैक्सेशन यानी इकोनॉमिकल तो एक वजह थी ही थी, साथ में पॉलिटिकल डायमेंशन भी इसकी थी, जिसकी वजह से इंग्लिश और पॉलीगार्स के बीच में युद्ध छिड़ता है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या था, एक व्यक्ति का नाम आप देखो, काट्टाबोमन नायकन। ये कौन है? ये इस रीजन के, ये रीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पंजलन कुरिची, इस रीजन का जो किंग है, किंग मतलब पोलीगार किंग, पोलीगार समुदाय का जो चीफ है, उस चीफ का नाम क्या है? काट्टाबोमन नायकन। इन्होंने इंसरेक्शन किया। इंसरेक्शन क्या होता है? इन्होंने रेबल किया सबसे पहले 1795 से 1799 के बीच। किसके खिलाफ किया? इन्होंने कंपनी के खिलाफ किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया। पहली बार इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था वीरा पांड्या काट्टाबोमन। पहली बार ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं, ठीक है। मतलब पॉलीगार्स जो है पहली लड़ाई में जीत जाते हैं। लेकिन जो ये कंपनी है ये भी किसी तरीके से कम नहीं थी। इन्होंने रीइंफोर्समेंट करके कैसे ना कैसे करके काट्टाबोमन को हरा दिया, ठीक है। और जो ये काट्टाबोमन थे ये पुडुकोट्टई फॉरेस्ट के अंदर भाग जाते हैं। अब क्या होता है, जो काट्टाबोमन के ही एक फ्रेंड जो राजा ऑफ पुडुकोट्टई थे, जिनका नाम इट्टाप्पन था, उन्होंने इनको धोखा दे दिया और सारी सिक्रेसी अंग्रेजों को जाके बता देते हैं, इनकी प्लानिंग की सारी सिक्रेसी कि ये कहाँ छिपा है, कैसे क्या प्लान है। ये इट्टाप्पन इसके साथ धोखा कर देता है और अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से काट्टाबोमन को, ये जंगल में भाग गया था, ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ लाते हैं और इसको लटका देते हैं, यानी इनको फांसी की सजा हो जाती है। अब जो काट्टाबोमन के साथ थे कुछ लोग जो इसके क्लोज थे, जैसे सुब्रमण्य पिल्लई, इनको भी लटका दिया जाता है, इनको भी फांसी दे दी जाती है। सौंडारा पांडियान को भी ब्रूटली इनकी हत्या कर दी जाती है, इनका भी मर्डर कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे पॉलीगर्स को बहुत बुरी तरीके से मारा व पीटा जाता है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया का जो एक रीजन है पंजलन कुरिची,
यहाँ के जो पोलीगार चीफ हैं जिनका नाम है कोट्टा बोमन, इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। पहले तो ये जीत जाते हैं, लेकिन कंपनी जब बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट करके इनको हराती है तो ये पुडुकोट्टई फॉरेस्ट में जाके छिप जाते हैं। लेकिन इन्हीं का ही एक दोस्त, यानी कोट्टा बोमन का ही एक दोस्त जिसका नाम इट्टापन है, ये इनके अगेंस्ट धोखा करके अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और कोट्टा बोमन की सारी प्लानिंग और ये कहाँ छिपा है सारी बातें बता देता है और कोट्टा बोमन को ढूंढ के साथ में इसके दोस्तों को भी मार दिया जाता है। अब सेकेंड फेज की लड़ाई शुरू होगी जो पहले वाली से भी बहुत ज्यादा वायलेंट है। ये फरवरी 1801 में स्टार्ट होती है। अब देखो पहले फेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पॉलीगार्ड्स को इन प्रिजन यानी जेल में डाल दिया जाता है। कहाँ पे? इन द फोर्ट ऑफ पालमकोट्टा। ये सब इसी रीजन की बात हो रही है। ये जो आपको फेडेड रीजन दिख रहा है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये सब इसी रीजन की बातें हो रही है, ठीक है। अब बहुत सारे पॉलीगार्ड्स को फर्स्ट फेज में जब लड़ाई हुई थी, काट्टा बोमन जब लड़ाई कर रहे थे उस समय बहुत सारे पॉलीगार्ड्स को जेल में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है इनको जेल से छोड़ दिया जाता था। अब जब ये पॉलीगार्ड जेल से निकलते हैं तो सेकंड फेज की लड़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। इन रिबल्स ने क्या किया, बहुत सारे फोर्ट्स, बहुत सारे महल अपने कब्जे में ले लिए और पूरे तूतीकोरिन को कैप्चर कर लिया। नियर तमिलनाडु, नियर चेन्नई की बात हो रही है, तूतीकोरिन, ठीक है। पूरे तूतीकोरिन को अपने कब्जे में ले लिया। अब ब्रिटिशर्स ने फिर से इनके अगेंस्ट मालाबार कोस्ट पे फिर से लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है, पॉलीगार्ड्स के खिलाफ। अब होता क्या है, ये जो लड़ाई चल रही थी अब उमा थुरई के द्वारा। उमा थुरई कौन थे? काट्टा बोमन के भाई हैं उमा थुरई। अब सेकंड फेज की लड़ाई में लीडर कौन है? उमा थुरई, क्योंकि काट्टा बोमन को तो मार दिया था, फांसी पे लटका दिया। अब इन्हीं के ही भाई उमा थुरई दूसरे फेज की लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ करते हैं, ठीक है। इनके साथ बहुत सारे और मराठू पांडियान ने लड़ाई को ज्वाइन किया और ये बात चल रही है 1801 की। लेकिन अक्टूबर के अंदर ही जो ब्रिटिशर्स लोग हैं इनकी लड़ाई को सप्रेस कर देते हैं और जो ये पंजल कुरिची वाला फोर्ट है वो छुड़वा लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इसके बाद तीसरे फेज की लड़ाई 1803 से 1805 के बीच में होती है। अब लड़ाई चल रही है नॉर्थ आरकोट में। मैंने आपको आरकोट की लोकेशन बताई है, इस वाले रीजन में, ये जो नॉर्थ आरकोट वाला रीजन है यहाँ पे अब ये लड़ाई चलती है। क्या होता है, कैवल फीस। कैवल क्या है इसको देखो, ये तमिलनाडु का एक इंस्टीट्यूशन है, एक एंशियंट इंस्टीट्यूशन है, यानी जब बीच में रिलीजन आ जाता है तब लोगों के सेंटीमेंट और ज्यादा जुड़ जाते हैं उस चीजों से। तो तमिलनाडु के अंदर जो एक एंशियंट इंस्टीट्यूशन था, यहां पे जाने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके ऊपर फीस लगा दी। नाम क्या दिया? कैवल फीस, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन का नाम कैवल होता था। ये नॉर्थ आरकोट की बातें हो रही है। अब इस चीज से जो आरकोट के लोग थे, आरकोट के पॉलीगार थे, अब वो और ज्यादा खफा हो गए कि हमारी ही धरती पे, हमारे ही पूर्वजों की धरती पे हमसे टैक्स लिया जा रहा है। और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा रेबेलियन वहां पे फैल जाता है। फरवरी 1805 में उनकी लड़ाई को भी सप्रेस कर दिया जाता है और इस तरीके से ये पूरा पॉलीगार रिवोल्ट जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमने पॉलीगार रिवोल्ट पढ़ लिया है। उससे पहले हम लोगों ने पलामू रिवोल्ट पढ़ लिया है। पलामू रिवोल्ट क्या है? पलामू रिवोल्ट कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। और ये पॉलीगार की बात साउथ इंडिया की हो रही है, नियर तमिलनाडु। ये सारी बातें हम लोगों ने की है। अब भिवानी की बात करते हैं। भिवानी क्या है? भिवानी हरियाणा राज्य का एक जिला है, ठीक है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है भिवानी। पहले आप लोकेशन देख लीजिए, ये हरियाणा का आप मैप देख रहे हो और ये वाला रेड वाला जो रीजन है ये भिवानी है, ठीक है। इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में इसको छोटी काशी के नाम से जानते हैं। 1809 की बात है। हरियाणा के अंदर जो जाट कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पहले भी थी और आज भी मानी जाती है, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ने वाली है। तो अब देखो क्या होता है, जो ये हरियाणा के जाट हैं ये रेबेलियन कर देते हैं। वजह क्या है? सेम वजह है, जो टेनेंट्स की प्रॉब्लम थी वही यहाँ के टेनेंट्स की प्रॉब्लम है, यहाँ के किसानों की प्रॉब्लम है। हाई टैक्सेशन को चलते ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हथियार, बहुत ज़्यादा पावरफुल पूरी फोर्स को बना के ये क्रांति कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसको अपराइजिंग ऑफ भिवानी कह रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई लीडर का नाम नहीं दिया हुआ है। 1809 में भिवानी के अंदर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, जो एक हरियाणा राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद हम दीवान वेलू थाम्बी रिवोल्ट 1808 से 1809 की बात करते हैं और ये त्रावणकोर की बातें हो रही हैं। देखो ये सब चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, 1857 से पहले कौन कौन से रिवोल्ट हुए थे, ये उन सब चीजों की बातें आप देख रहे हो। और आप देखना ये सारी लड़ाई ना छोटे छोटे रीजन में हो रही है। वजह सबकी कॉमन है,
मतलब किसान हर जगह के परेशान है, हाई टैक्सेशन से कि इतना हमको हिस्सा दो, आप अगर नहीं दे रहे तो आपकी ज़मीन को हम ले लेंगे, फ्यूडलिज्म से परेशान है, लैंड लॉर्डिज्म से परेशान है। परेशानी सबकी एक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, लोगों का इंटरकनेक्शन नहीं हो पाता था। अलग अलग समय पे छोटे छोटे रीजन में लड़ाइयाँ चल रही है। अगर यही लड़ाई एक मास लेवल पे एक ही समय में सब लोग कूद पड़ते तो 1947 यानी 200 साल का हमको इंतजार ना करना पड़ता। शायद ये लड़ाइयाँ 19th सेंचुरी के इनिशियल स्टेज पे ही खत्म हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग नहीं है, वननेस की फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो 1857 से पहले लोग किस तरीके से आपस में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं, उन सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम समझते रहना, 1857 की लड़ाई से इन सब चीजों को जोड़ूंगी, उसके फेलियर की वजह यहाँ पे इन रिवोल्ट्स में छुपी हुई है, समझना बात को। ठीक है, और गांधी जी आके यही प्रॉब्लम को समझते हैं कि देखो पहले क्या था, गांधी जी ने क्या देखा कि कांग्रेस बन गई, ठीक है, कांग्रेस तरीके से काम भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की बात लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही है, कांग्रेस इफेक्टिव क्यों नहीं दिख रही है। उसकी वजह क्या थी कि जहां तक मैसेज पहुंचना चाहिए था वहां पे पहुंच ही नहीं रहा है। गांधी जी ने इस बात को पहचाना। दूसरा, गांधी जी ने क्या देखा, आप सब लोग छोटे छोटे गुट बना के, आप सब लोग छोटे छोटे गुट बना के अलग अलग समय पे लड़ रहे हो, क्यों ना मास नेशनलिज्म किया जाए, यानी कि सब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता, यूनिटी की भावना गांधी जी लेके आए। ऐसे ही उनको राष्ट्रीय पिता नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो वो सब बातें हम गांधीज्म जब आएगा तब उन सब चीजों को भी देखेंगे। अभी दीवान वेलु थांबी रिवोल्ट देखते हैं, जो त्रावणकोर की बात है। पहले त्रावणकोर कहाँ पे है वो देख लीजिए आप लोग। मैप में देखो नीचे नीचे, ये त्रावणकोर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं पेन चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। ये आपको यहाँ पे, ये बिल्कुल ये वाला जो रीजन है, ये आपको त्रावणकोर दिख रहा है। ठीक है, मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ। दीवान वेलु थांपी रिवोल्ट क्या था, त्रावणकोर के अंदर हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे हार्श कंडीशंस इंपोज कर रही है। ठीक है, यहाँ के जो किंग है, यानी कि जो दीवान है वेलु थांपी, जिनका नाम है त्रावणकोर के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सब्सिडरी अलायंस साइन हो चुका है। सब्सिडरी अलायंस में क्या था, पहले इसको समझो। सब्सिडरी अलायंस में क्या कहा जाता था, जैसे मान लीजिए ये एक राजा का किंगडम है, ठीक है, ये एक किंग का किंगडम है। ब्रिटिशर्स कहेंगे कि आप हमसे सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए, उसके अंदर आपसे आपको क्या करना होगा, किंग को कहेंगे कि तुम अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करोगे। ठीक है, हम अपनी ब्रिटिश आर्मी आपको देंगे, आपकी बाउंड्री के चारों तरफ हम अपनी ब्रिटिश आर्मी रखेंगे, और आपका काम ये होगा कि ये जो ये आर्मी है इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हर वक्त आपके कोर्ट में एक ब्रिटिश व्यक्ति रहेगा, ठीक है, जो आपके डिसीजंस के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, यानी जो आप अंदर के डिसीजन आप लो। मैंने जब पॉलिटी करवाई थी कंप्लीट लक्ष्मीकांत, जब मैंने करवाई थी, मैंने आपको सुजरैनिटी का कंसेप्ट बताया था। सुजरैनिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, जो ये राजा लोग थे, आपको पता है राजा लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाए। गांधी जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी किंग को, जो इंडिया के किंग थे, राजा थे, उनको अपने अंडर करने के लिए, कि वो लोग कैसे ना कैसे मान जाएं कि अंग्रेज यहां से जाने चाहिए और हम लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए। क्यों? सुजरैनिटी का कंसेप्ट क्या था उसको याद करो। सुजरैनिटी क्या होता है ये समझना, पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा, जिससे भी आपने पढ़ा है समझना। मान लीजिए ये एक किंग का किंगडम है। सुजरैनिटी क्या होता है, वो किंग अपने अंदर तो राजा है, मतलब अपने किंगडम में तो राजा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस किंगडम की बाउंड्री के बाहर कदम रखेगा ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाएगा। इसको सुजरैनिटी कहते हैं, यानी राजा को राजा जैसी फीलिंग ही आ रही है, लेकिन सिर्फ अपने किंगडम में। दूसरे किसी किंगडम से रिलेशन बनाने हैं या नहीं बनाने, यानी उसके एक्सटर्नल अफेयर सारे ये ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे, ठीक है, इसको सुजरैनिटी कहते हैं। तो राजा को ये लगता था कि ये तो अच्छा हो गया, मेरे को दूसरे राज्य से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और मैं बस थोड़े से पैसों के बदले थोड़े से पैसे इन ब्रिटिशर्स को खिला दूंगा, और बस मैं अपना प्रजा के ऊपर राजा बना बैठा रहूंगा। उनको तो राजा वाली फीलिंग आ रही है, परेशान तो वहां की प्रजा हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो। सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या था, ब्रिटिशर्स इन किंग को कहते थे आप अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरा, हम अपनी यूरोपियन आर्मी आपको देंगे और उस यूरोपियन आर्मी की मेंटेनेंस आपको करनी है, ठीक है।
तीसरी शर्त क्या रखते थे कि हमारा एक ब्रिटिशर, हमारा एक यूरोपियन व्यक्ति आपके कोर्ट में रहेगा जो आपके एक्सटर्नल मैटर्स को डिसाइड करेगा। आप खुद से अपने एक्सटर्नल डिसीजन नहीं ले सकते, एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे डिसीजन ये यूरोपियन व्यक्ति लेगा। अगर आप किसी भी तरीके से इनकी मेंटेनेंस में फेल होते हैं तो आपका राज्य हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब्सिडरी अलायंस था। समझ गए होंगे सब्सिडरी अलायंस क्या है। अब यहाँ पे सारा पंगा सब्सिडरी अलायंस का ही है। जो ये ट्रैवनकोर का एरिया है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच में अब सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन हो चुका है। लेकिन जो ये राजा है ये मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। जितना पैसा ब्रिटिशर्स मांग रहे हैं ट्रैवनकोर के किंग से, उतना पैसा ये नहीं दे पा रहा है और इसके ऊपर बहुत सारा एरियर यानी बहुत सारा कर्जा चढ़ जाता है। और इस किंग को इस चीज से भी प्रॉब्लम होती थी कि जो ये ब्रिटिश रेजिडेंट है ये हर वक्त हमारे कोर्ट में रहता है और एक्सटर्नल मैटर के साथ साथ अब ये हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी इंटरफेयर कर रहा है। तो ये बातें ट्रैवनकोर के किंग को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ट्रैवनकोर का एक है पीएम, समझना इस बात को। एक तो है ट्रैवनकोर का महाराजा, ये महाराजा लोग हमेशा से ही ब्रिटिशर्स के पक्ष में रहते थे, ठीक है, उनके साथ रहते थे। और एक है ट्रैवनकोर का पीएम। पीएम का नाम क्या है, उसको दलावा भी कहते थे, दलावा, ठीक है। ये पीएम का नाम आप देख रहे हो, जो ये येलो कलर की हेडिंग देख रहे हो ना, ये पीएम का नाम है। पीएम, ट्रैवनकोर का पीएम वेलुथाम्पी, ये रिवोल्ट करता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जबकि जो ट्रैवनकोर का महाराजा है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता है, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है समझ रहे हो ना आप लोग, कंसेप्ट ऑफ सुजरानिटी। उसको तो मजा आ रहा है राजा बनने में, उसको क्या दिक्कत है भाई, थोड़े से पैसे देने हैं ब्रिटिशर्स को और बदले में मैं तो मेरा राजा बना रहूंगा, भाड़ में जाए लोग, मुझे क्या है, मैं तो मेरे मजे करते रहूंगा। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट, ये सारा इशू फैला हुआ है। देखो क्या हो रहा है कि अब इस पीएम को दिक्कत होने लगी, क्योंकि पीएम का काम था अफेयर्स को संभालना। राजा तो क्या है, आदेश दे देता है। अभी भी आप देखोगे कि नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर प्रेसिडेंट एक नॉमिनेटिव हेड बना के बैठा रखा है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, डिसीजन पीएम को लेने पड़ते थे और उस पीएम के डिसीजन में हर वक्त ये ब्रिटिश बंदा बीच में इंटरफेयर कर रहा है। तो इस चीज से पीएम को परेशानी हो रही है, ठीक है। अब जो ये पीएम है, ठीक है, जिसको दलावा भी कह रहे हैं, जिनका नाम है वेलुथाम्पी, ये कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। वेलुथाम्पी कुंडारा नाम की जगह के पास सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और ओपन फाइट का ऐलान कर देते हैं ब्रिटिशर से कि हम लोग अपनी नेटिव सॉइल के लिए, आप लोग यहाँ से भाग जाओ, हमारी नेटिव सॉइल छोड़ दो, हमारी मिट्टी पे हम रहेंगे और आप लोग यहाँ पे भाग जाओ। और इस प्रोक्लेमेशन को, इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया, कुंडारा प्रोक्लेमेशन। कौन कर रहा है ये कुंडारा प्रोक्लेमेशन? ट्रैवनकोर का पीएम, जिसका नाम है वेलुथाम्पी, ठीक है। जो महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर है वो पूरी तरीके से रेबेलियन को सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि वो कंपनी की ही साइड चला जाता है। और क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वेलुथाम्पी खुद को मार देता है। उसको इतना स्वाभिमान था, इतना स्वाभिमान था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरूंगा, अगर मरना ही है तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। हैदर अली, टीपू सुल्तान जैसा है ये भी, ठीक है। पकड़े जाने के डर से कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं खुद को ही मार दूं इससे तो अच्छा, तो वेलुथाम्पी खुद को मार देते हैं और ये जो पूरा रेबेलियन था ये पीटर्ड आउट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये था आपका वेलुथाम्पी का। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ आई हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बुंदेलखंड का क्या इशू था ये समझेंगे, पारलाकी मेडी क्या था ये सब समझेंगे और पीजेंट रिवोल्ट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई हैं। जो भी एस्पिरेंट नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, एक तो आप सब लोगों का धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे आप लोग मैसेजेस मुझे भेजते हैं जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतना डिले मैंने अपना बीच में कर दिया था। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई थी। और एक बार डिसकॉन्टिन्यू हो जाए तो फिर आपको पता ही है, ठीक है, मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। लेकिन कुछ बच्चों के मैसेजेस बिल्कुल दिल को छू गए कि यूँ लगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे ना होने से बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगी और इसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप लोग यूपीएससी विद पायल गुप्ता टेलीग्राम पे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फेसबुक पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जब कभी भी कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट वाउट हो, कुछ भी, आप लोग फेसबुक पे मैसेज छोड़ सकते हो
ठीक है, मेरा पेज है GS विद पायल गुप्ता, GS विद पायल गुप्ता, ये मेरा पेज है। और जो एस्पिरेंट्स नहीं जानते मुझे पहले से, मैं बता दूं, मैंने इकोनॉमी कंप्लीट करवाई हुई है, कंप्लीट श्रीराम IAS की इकोनॉमी। वो नाम श्रीराम IAS है लेकिन उसके अंदर सारी बेसिक डिटेल्स हैं। मैंने कंप्लीट पॉलिटी लक्ष्मीकांत करवाई हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। लक्ष्मीकांत बिल सिर्फ बेस लिया हुआ है मैंने, उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में, प्लस बेयर एक्ट, इसी के साथ ही मैंने बेयर एक्ट भी करवाया हुआ है यूट्यूब पे ही। तीसरा, मैंने कंप्लीट शंकर IAS करवाई हुई है, कंप्लीट शंकर IAS सीरीज, पूरी बुक जीरो से लेके लास्ट तक पूरी करवाई हुई है। फोर्थ, मैंने क्लास +2 की जो बायोलॉजी की बुक है वो भी कंप्लीट करवाई हुई है, मतलब जो बायोटेक वाला सेक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। आपको सर्च करने के लिए क्या करना होगा, बस आप ऐसा लिख देना यूट्यूब पे इकोनॉमी बाय पायल गुप्ता, आपको इकोनॉमी मिल जाएगी पूरी, ठीक है। फिर पॉलिटी बाय पायल गुप्ता, आपको पॉलिटी मिल जाएगी। शंकर IAS बाय पायल गुप्ता, आपको एनवायरनमेंट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इसी तरीके से आप सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने ये सब कुछ करवाया हुआ है। और अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आती है, नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।